हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का हिंदी के देखेंगे। तो हिंदी में हम देखेंगे निबंध। आज हम 5 निबंध देखेंगे और उसे हम पढ़ेंगे। तो आप इसे ऑडियो करके भी सुन सकते हैं और वीडियो इसका देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझा के से बताऊँगी तो आपको याद भी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं सबका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बोल रहा है कि जितने भी संसार में प्राणी जन्म लेते हैं वो क्या है, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और मनुष्य क्या है, प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। तब उनके जीवन का कोई लक्ष्य क्यों ना होगा। तो कह रहे कि कोई भी प्राणी अगर जन्म लेंगे तो उसमें तो सबका उद्देश्य होता है। तो मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ है, तो उनका क्यों नहीं होगा लक्ष्य। अवश्य है। शास्त्रों में लिखा है कि मानव बड़ा दुर्लभ है, अतः जन्म में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। किंतु भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, अतः पेट पालने के लिए मनुष्य को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। इसी को हम भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि संसार में जो प्राणी जन्म लेता है उनका कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होता है। अब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ तो मानव है, तो उनका भी उद्देश्य क्यों नहीं होगा, अवश्य है। शास्त्रों में बोला गया है कि मानव जीवन दुर्लभ है, अतः इस जीवन में व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या ईश्वर की प्राप्ति को पूरा कर सकता है। लेकिन भूखे पेट क्या है, भजन भी नहीं होता और पेट पालने के लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ। भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है कि जीवन जीने के लिए किया जाने वाला ऐसा काम कि जिसे करने से उचित आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके, ऐसा धंधा जिससे प्राप्त होने वाले लाभ से जीविका चल सके, घर परिवार का लालन पालन संभव हो सके तथा सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त हो सके। इसमें कह रहा है कि भौतिक जीवन की प्राप्ति का अर्थ ये होता है कि जीवन जीने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है पेट पालने के लिए, जिसे करने से क्या था, उचित पैसे में आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा धंधा करना पड़ता है जिससे क्या हो सकता है, जिससे प्राप्त होने से लाभ ही होता है और जीविका अच्छे से चल सकता है और घर परिवार का क्या लालन पालन संभव हो सके। इसी को हम भौतिक सुख के प्राप्ति कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। आज जीवन मूल्य तेजी से बदल रहे हैं। तो आज का जीवन क्या है, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ने हमारे जैसे मध्यवर्गीय परिवारों के युवकों को बहुत गंभीरता से अपने भौतिक पर विचार और निर्णय करने पर विवश कर दिया है। वह युग बीत गया जब सुनार का बेटा सुनार बनता था, किंतु आज तो विज्ञान की उद्योग धंधों की उन्नति ने सारी वस्तुएं स्थिति ही बदल दी है। इसने बोला कि जो आज का जीवन है क्या है, बहुत बड़ी तेजी से बदल रहा है। समाज में बहुत भ्रष्टाचार, भाई भतीजा मतलब इतने मध्यवर्गीय परिवारों ने युवकों को गंभीरता दिया कि भौतिक लक्ष्य पर क्या विचार और निर्णय पर विवश कर रहे हो गए हैं। वो भी ये जो वो युग था ना कि सुनार का बेटा सुनार बनता था, वो युग नहीं है। आज विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है, इतने धंधे काम हो गए हैं कि हर वस्तु स्थिति की ही बदल देता है। अंग्रेजों की चलाई शिक्षा नीति के अनुसार आज स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। खैर कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति चलाई थी, आज स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी, अभी तो 75 वर्ष हो गए, मैंने 75 वर्ष, तो हम 75 वर्ष पढ़ेंगे। 75 वर्ष बाद भी शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त की जाती है। देश की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी है कि नौकरी पाना सबके लिए संभव नहीं है। आज नौकरी पाने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। रिश्वत हर कोई नहीं दे सकता तथा सिफारिश हर किसी के पास नहीं होती, अतः नौकरी मिले तो मिले कैसे। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर मैंने निर्णय किया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। 12वीं की परीक्षा पास करके मैं कोई टेक्निकी कोर्स करूँगा, ऐसा कोर्स जिसको पास करके मैं कोई अपना काम धंधा शुरू कर सकूँ।
सरकार ने जवाहर रोजगार योजना चला रखी है, जिसके अंतर्गत मुझे सरकारी सहायता मिल सकेगी। दूसरे आजकल बैंकों से भी आसान शर्तों और कम ब्याज पर रुपया उधार मिल जाता है। मेरा जीवन है कि मैं अपने गांव में ही किसी छोटी मोटी चीज़ को बनाने का काम शुरू करूं। आजकल वस्तु निर्माण के साथ साथ उसकी मार्केटिंग करना भी कोई सरल काम नहीं है। इस काम के लिए मैंने अपने ही गांव के कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों को लगाऊंगा। इस तरह वे युवक पैसा भी कमाने लगेंगे और अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा भी कर सकेंगे। नौकरी करने बाहर जाने वाले अपने बूढ़े माता पिता को घर पर अकेले रहने के लिए छोड़ जाते हैं। यह भी आजकल की एक नई समस्या बन गई है। बचपन से ही मेरी यह इच्छा रही है कि मैं कोई ऐसा व्यवसाय चुनूं जिनमें मुझे पूर्ण स्वतंत्रता रहे, मुझे भी सुख मिले और राष्ट्र और समाज का भी कल्याण हो। काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे दिल लगाकर करना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमें यही शिक्षा दी है। मैं समझता हूँ मेरे उद्देश्य की पूर्ति में यदि बाधाएं भी आती है तो मैं घबराऊंगा नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर और बड़ों के आशीर्वाद से मुझे अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता मिलेगी और मैं अपने माता पिता, अपने समाज और अपने राष्ट्र की सेवा कर सकूंगा। प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब ने ठीक ही लिखा है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, अगर जब मुसाफिर हिम्मत ना हारे। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मगर जब मुसाफिर हिम्मत ना हारे। अब नेक्स्ट हमारा है निबंध विद्यार्थी और अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है नियंत्रण में रहकर नियमों का पालन करना। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का ऐसा भाग है जिसमें व्यक्ति नए जीवन में प्रवेश करता है। इस जीवन में नए जोश और उमंग के साथ साथ चंचलता और चपलता उस पक्षी की भांति होती है जो उन्मुक्त व्योम में उड़ता है। वैसे तो अनुशासन का व्यक्ति को प्रत्येक भाग में लालन पालन करना चाहिए, किंतु विद्यार्थी काल में तो इसकी अधिक आवश्यकता है। विद्यार्थी काल में अनुशासन उसे भावी जीवन में सफल बनाने के सहायक होता है। गुरु सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना, छोटों के प्रति स्नेह और बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, ये सभी अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में इस अनुशासन का पालन करता है वह साथ जीवन सुखी रहता है और उन्नति करता है। अनुशासन एक ऐसी वस्तु है जिसकी अवहेलना कभी भी कहीं भी सहन नहीं की गई। आज का विद्यार्थी कल का नेता एवं शासक होगा। देश की बागडोर उसी के हाथों में होगी। इसलिए तो विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन नहीं सीखता, उस पर देश का भविष्य उज्जवल कैसे रह सकता है। अनुशासन का व्यक्ति के जीवन और व्यवहार में गहरा संबंध अपने अध्यापकों का, माता पिता का, बड़े बुजुर्ग का मान करना, आदर सत्कार करना, उन्हें प्रणाम करना, अनुशासन एक अंग है। जो विद्यार्थी इस प्रकार के अनुशासन का पालन करता है वह समाज के दूषित वातावरण के प्रभाव से बचा रहता है तथा बुरी आदतों व विचारों से अपनी रक्षा कर पाता है। अनुशासन ही विद्यार्थी के भावी जीवन को आदर्श बना सकता है। यह कहना गलत होगा कि विद्यार्थी को अनुशासन का पाठ केवल स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है। स्कूल या कॉलेज में तो विद्यार्थी मात्र 4 से 6 घंटे ही रहता है। शेष समय तो वह अपने माता पिता या समाज में रहकर ही बिताता है।
यदि घर या समाज में विद्यार्थी को अनुशासनहीनता का सामना करना पड़ता है तो कॉलेज स्कूल में उसे सिखाए ये अनुशासन के पाठ पर पानी फिर जाता है। अतः विद्यार्थी को अनुशासन का पाठ सबसे पहले अपने माता पिता से ही मिलता है। ऐसे बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते। ऐसे बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते जिनके सामने चप्पड़ चप्पड़ बोलते हैं। परिणाम स्वरूप वे स्कूल या कॉलेज में भी अध्यापकों का सम्मान नहीं करते। हमें यह जानकर अत्यंत हैरानी हुई कि पंजाब में एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जहां विद्यार्थी अपने अध्यापकों को विश नहीं करते। पुराने विद्यार्थी सदा अपने अध्यापकों के चरण छूते थे, किंतु आज के विद्यार्थी हाउ डू यू डू कहकर हाथ आगे बढ़ाते हैं। कुछ तथाकथित सभ्य लोग उसे विकास की संज्ञा देते हैं, जबकि यह विकास नहीं ह्रास की अवस्था है। जो माता पिता अपने बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, वे अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं। यह भी माना कि अध्यापकों में आज कई बटुकनाथ पैदा हो गए हैं, किंतु विश्वास मानिए आज भी अध्यापक जी जान से बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले ही हैं। अध्यापकों को चाहिए कि कक्षा में अपने विद्यार्थियों को अनुशासन की महत्ता पर अवश्य बताएं। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करें। उन्हें स्कूल या कॉलेज के प्रबंध में अथवा वहां मनाए जा रहे समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दें। ऐसा विद्यार्थी अपने आप अनुशासन की महत्ता को समझने लगेगा। विद्यार्थी को उसके धर्म के विषय में पूरी जानकारी अवश्य दें, क्योंकि धार्मिक शिक्षा अनुशासन पैदा करने का सबसे बड़ा साधन है। हमारा ऐसा मानना है कि विद्यार्थी को यदि कोई अनुशासन का प्रशिक्षण दे सकता है तो वह अध्यापक ही है। नेक्स्ट हमारा समय का सदुपयोग। कहा जाता है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। किसी ने ये भी बात कही है, उसने समय के महत्व को ध्यान में रख कर ही कही है। कह रहा है इसमें कि आज लोग कहते हैं कि कल का काम आज का काम कल पर मत छोड़ो, और ये बात जिसने भी बोले उसने समय के महत्व को ध्यान में रखा है। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। खोया हुआ धन फिर प्राप्त हो सकता है, किंतु खोया हुआ समय वापस नहीं लौट कर आता है। इसमें कहा जा रहा है कि खोया हुआ जो धन क्या हम उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने आज 1000 रुपये गवा दिए तो कल कमा सकते हैं, लेकिन जो समय है 1 मिनट अगर अभी का चला गया तो वो समय वापस नहीं आ सकता है। इसलिए कहा गया है द टाइम इज गोल्ड, क्योंकि समय बीत जाने पर सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता है। फिर तो वही बात होती है कि अवसर चूकी डोमनी गावे ताल बेताल। किसी चित्रकार ने समय का चित्र बताते हुए उसके माथे पर बालों का गुच्छा दिखाया और पीछे से उसका सिर गंजा दिखाया। जो व्यक्ति समय को सामने से पकड़ता है समय उसी के काबू में आता है। इसमें कहा गया कि टाइम इज गोल्ड इसलिए कहा गया क्योंकि समय अगर बीत जाता तो वो समय वापस नहीं आता है फिर लौट कर। और एक जो व्यक्ति चित्रकार है उन्होंने चित्र बनाया और माथे पर बालों का गुच्छा दिखाया और पीछे से उनका सिर क्या गंजा दिखाया, जो कि व्यक्ति को समय के सामने से पकड़ता है। समय उसी काबू में आता है। बीत जाने पर तो हाथ उसके गंजे सिर पर ही पड़ता है और हाथ कुछ नहीं आता। कछुआ और खरगोश की कहानी भी कछुआ दौड़ इसलिए जीत गया था कि उसने समय के प्रयोग को समझा था, इसलिए वह दौड़ कर जीत जाता। आपने भी कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, जिसमें कि कछुआ और खरगोश की रेस होती है, जिसमें कि कछुआ क्या तेज़ी से दौड़ता है और खरगोश धीरे धीरे आता है। तो कछुआ सोचता है कि वो तो भी बहुत पीछे है, हम थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, अभी मेरे पास बहुत समय है, तो इसलिए वो सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चल करके वो जीत जाता है। तो इसलिए समय जो बीत जाता है वो वापस नहीं आता। इससे समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के जीवन में, इसलिए वह दौड़ जीत पाया। विद्यार्थी जीवन में भी
समय के महत्व को एवं उसके सदुपयोग को जो नहीं समझता है और विद्यार्थी जीवन में आवार आवारागर्दी और ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर देता है, वह जीवन भर पछताता रहता है। इतिहास साक्षी है कि संसार में जिन लोगों ने भी समय के महत्व को समझा वे जीवन में सफल रहे। पृथ्वीराज चौहान समय के मूल्य को ना समझने के कारण ही गौरी से पराजित हुआ। नेपोलियन भी बटरालू के युद्ध में 5 मिनटों के महत्व को ना समझ पाने के कारण ही पराजित हुआ। इसके विपरीत जर्मनी के जो महान दार्शनिक कांट ने जो अपना जीवन समय के बंधन में बांधकर कुछ इस तरह बिताते थे कि उन्हें लोग दफ्तर जाते देख अपनी घड़ियां मिलाया करते थे, मतलब इतने टाइम के थे। आधुनिक जीवन में तो समय का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आज जीवन में भागम भाग और जटिलता इतनी अधिक बढ़ गई है कि यदि हम समय के साथ साथ कदम मिलाकर ना चलें तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। शायद इसी कारण आज कलाई घड़ियाँ प्रत्येक की कलाइयों पर बांधी दिखाई देती है। आज सभी समय के प्रति बहुत जागरूक दिखाई देते हैं। आज के युग को प्रतिस्पर्धा का युग भी कहा जाता है, इसलिए हर कोई समय का सदुपयोग करना चाहता है, क्योंकि चिड़िया खेत चूक गई तो फिर पछताने का लाभ ना होगा। आज समय का सदुपयोग करते हुए यही सही समय पर ही सही काम करना चाहिए। हमारे जीवन को सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सही मतलब कि कह रहा है किसमें कि सही समय पर सही काम करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बहुत छोटा होता है। इस जीवन में प्राप्त होने वाले समय का जो विद्यार्थी सही सदुपयोग कर लेते हैं वे भी भविष्य में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और जो समय को नष्ट करते हैं वह स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे दार्शनिक संतों आदि ने अपने काम को तुरंत मनोयोग से करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है, काल करे सो आज करे, आज करो सो अब। कल किसने देखा है, अतः दृष्टि वर्तमान पे रखो और उसका भरपूर प्रयोग करो। कर्मयोग की यही पहचान है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण है, हमारे सामने है। समय का उचित सदुपयोग करके ही पहले वे मिसाइल मैन कहलाए, फिर देश के राष्ट्रपति बने। जीवन दुर्लभ ही नहीं, क्षणभंगुर भी है, अतः जब तक सांस है तब तक समय का सदुपयोग करके हमें अपना जीवन सुखी बनाना चाहिए। नेक्स्ट है खेलों का जीवन में महत्व। खेल कूद हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये हमारे मनोरंजन का प्रमुख साधन भी है। पुराने ज़माने में जो लोग व्यायाम नहीं कर सकते थे अथवा खेल कूद में भाग नहीं ले सकते थे, वे शतरंज, ताश जैसे खेलों से अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। किंतु जो लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ा करते थे वे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के पश्चात कुछ देर खेल कूद में भाग लेकर पढ़ाई की थकावट को दूर कर लिया करते थे। दौड़ना, भागना, कूदना इत्यादि भी खेलों का ही एक अंग है। ऐसे खेलों में भाग लेकर हमारे शरीर की मांसपेशियां तथा शरीर के दूसरे अंग स्वस्थ हो जाया करते हैं। खेल कूद में भाग लेकर व्यक्ति की मानसिक थकावट दूर हो जाती है। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। इस कहावत का अर्थ यह है कि यदि कोई सारा दिन काम में जुटा रहेगा, खेल कूद या मनोरंजन के लिए समय नहीं निकालेगा तो वह कुंठित हो जाएगा, उसका शरीर रोगी बन जाएगा और वह निराशा का शिकार हो जाएगा। अतः स्वस्थ जीवन के लिए खेलों में भाग लेना अत्यधिक आवश्यक है। इस तरह व्यक्ति का मन भी स्वस्थ होता है, उसकी पाचन शक्ति भी ठीक रहती है, भूख खुलकर लगती है, नींद डटकर आती है। परिणाम स्वरूप कोई भी बीमारी ऐसे व्यक्ति के पास आते डरती है। लोगों से अनुशासन और आत्मनियंत्रण भी पैदा होता है, और अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। बिना अनुशासन के व्यक्ति जीवन में उन्नति और विकास नहीं कर सकता है। खेल हमें अनुशासन का प्रशिक्षण देते हैं। किसी भी खेल में रेफरी या अंपायर नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी को दंडित भी करता है।
इसलिए हर खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन कड़ाई से करता है। खेल के मैदान में सीखा गया यह अनुशासन व्यक्ति को आगे चलकर जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी काम आता है। देखा गया है कि खिलाड़ी सामान्य लोगों से अधिक अनुशासित होते हैं। खेलों से सहयोग और सहकार की भावना भी उत्पन्न होती है। इसे टीम स्पिरिट या स्पोर्ट्समैनशिप भी कहा जाता है। केवल खेल ही नहीं क्रिया है जिसमें सीखे गए उपयुक्त गुण व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आते हैं। आने वाले जीवन में व्यक्ति सब प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां और व्यक्तियों के साथ काम करने में सक्षम हो जाता है। टीम स्पिरिट से काम करने वाला व्यक्ति दूसरों से अधिक सामाजिक होता है। वह दूसरों में जल्दी घुल मिल जाता है, जिसमें सहन शक्ति और त्याग भावना दूसरों से अधिक मात्रा में पाई जाती है। खेल कूद में भाग लेना व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का भी विकास करता है। खिलाड़ी चाहे किसी भी खेल का हो, क्या हम थे सॉरी वीडियो एरर हो गया था। केवल खेल ही ऐसा क्रिया है जिनमें सीखे गए उपयुक्त गुण व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आते हैं। ये पीछे हो गया। खेल कूद में भाग लेना व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का भी विकास करता है। खिलाड़ी चाहे किसी भी खेल का हो, अनुशासन प्रिय होता है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि हानिकारक भावनाओं का वह शिकार नहीं होता। खेलों से ही उसे देश प्रेम और एकता की शिक्षा मिलती है। एक टीम में अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग आदि के खिलाड़ी होते हैं। वे सब मिलकर अपने देश के लिए खेलते हैं। इससे स्पष्ट है कि खेल जीवन की वह चेतन शक्ति है जो दिव्य ज्योति से साक्षात्कार करवाती है। अतः उम्र और शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। खेल ही हमारे जीवन में एक नई आशा, महत्वाकांक्षा और ऊर्जा का संचार करते हैं। खेलों के द्वारा ही जीवन में नए नए रंग भरे जा सकते हैं। इसे इंद्रधनुष या सुंदर मनोरम मनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रभाषा हिंदी। भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी सन 1950 में अपना संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के 70वें अध्ययन की धारा 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा और देश की राजभाषा घोषित किया गया। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी सन 1965 से देश के सभी कार्यालयों, बैंकों आदि में सारा काम काज हिंदी में होगा। किंतु खेद का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष बाद भी सारा काम काज अंग्रेजी में ही हो रहा है। अब तो 60 वर्ष नहीं, अभी 75 वर्ष हो गया है आज़ादी के, तो हम 75 वर्ष पढ़ेंगे। किंतु खेद है कि का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद भी सारा काम काज अंग्रेजी में ही हो रहा है। देश का प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और हिंदी हमारी अपनी भाषा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जो कि 70वें अध्ययन के जो 343 समक्लोस 1 के अनुसार देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी है। तो भारतीय संघ और उसको राजभाषा घोषित किया गया। और जब 1965 से देश सभी कार्यालयों में क्या कहा गया कि सब जगह हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। लेकिन 75 वर्ष हो गए, सभी काम काज क्या होता है? इंग्लिश में होता है। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी हिंदी भाषा को ही अपनाया था। हालांकि उनकी अपनी मातृभाषा गुजराती थी। उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए ही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा प्रारंभ की थी। उन्हीं के प्रयास का यह परिणाम है कि आज तमिलनाडु में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, लिखी और बोली जाती है। वास्तव में हिंदी का राष्ट्रभाषा का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि यह भाषा देश के अधिकांश भाग में पढ़ी, लिखी और बोली जाती है। इसकी लिपि और वर्णमाला वैज्ञानिक और सरल है। आज हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान की राजभाषा हिंदी घोषित हो चुकी है। हिंदी भाषा का विकास उस युग में भी होता रहा
जब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं थी। मुगल काल में राजभाषा फारसी थी। तब भी सूर्य, तुलसी आदि कवियों ने श्रेष्ठ हिंदी साहित्य की रचना की। सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन्होंने क्या किया? हिंदी में साहित्य की रचना की। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजी राजभाषा रही। तब भी भरतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और प्रसाद जी आदि कवियों ने उच्च कोटि का साहित्य रचा। इसका एक कारण यह भी था कि हिंदी सार्वजनिक रूप से हमारे धर्म, संस्कृति और सभ्यता और नीति की परिचायक है। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आज से 150 साल से भी पहले ठीक ही कहा था। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न होए को शूल। कहा जाता है कि भारत एक बहुभाषीय देश है, अतः इसकी एक राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है? ऐसा तर्क देने वाले यह भूल जाते हैं कि रूस में 33 भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि उनकी राष्ट्रभाषा रूसी है। हिंदी भाषा का विरोध करने वाले यह भूल जाते हैं कि हिंदी भाषा विश्व की सब भाषाओं में से सरल भाषा है और उसका उच्चारण सरल है। तभी तो अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद इस भाषा को आसानी से सीख लिया था। हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें अन्य भाषाओं के शब्द आसानी से समा सकते हैं और जचने में भी लगते हैं। आज उर्दू, फारसी के अनेक शब्द हिंदी भाषा में समा चुके हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र अन्य प्रांतीय भाषाओं से अधिक विस्तृत है। इस पर उच्चारण की दृष्टि से भी हिंदी संसार की सरलतम भाषा है। यह भाषा अपने उच्चारण के अनुसार ही लिखी जाती है, जबकि अन्य भाषाओं में उच्चारण के अनुसार नहीं लिखा जा सकता है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ठीक ही कहा है कि समग्र भारत की संस्कृति एकता की प्रतीक हिंदी है। व्यवहार करने वालों और बोलने वालों की संख्या के क्रम के अनुसार चीनी अंग्रेजी के बाद इसका तीसरा स्थान है। पहली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वो कौन सी है? तो चीनी है, उसके बाद अंग्रेजी है, उसके बाद तीसरा स्थान पे हमारा हिंदी। लेकिन खेद का यह विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अपने विभिन्न राजनीतिक स्वार्थों के कारण विभिन्न राजनेता इसके वंचित और स्वाभाविक विकास में रोड़े अटका रहे हैं। अंग्रेजों की विभाजन करो और राज्य करो की नीति पर आज हमारी सरकार भी चल रही है, जो देश की विभिन्न जातियों, संप्रदायों और वर्गों के साथ साथ भाषाओं में जनता को बांट रही है। ऐसा वह अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर कर रही है। यह मानसिकता हानिकारक है और इसे दूर किया जाना चाहिए। हमें अंग्रेजी की दास्ता से मुक्त होना चाहिए। हिंदी के प्रचार प्रसार में लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए। हिंदी का विकास जनवादी रूप में ही होना चाहिए। ऐसा करके उसका शब्द भंडार बढ़ेगा और वैज्ञानिक आविष्कारों को व्यक्त करने वाली पदावली का अभाव नहीं रहेगा। हिंदी की क्षमता का यथासंभव विकास करना हमारा कर्तव्य है। इसे सच्चे अर्थों में राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हिंदी में ही भारतीय संस्कृति का उन्नत रूप विद्यमान है, अतः देश, संस्कृति और एकता की रक्षा के लिए राष्ट्रभाषा का समुचित विकास आवश्यक है। अब नेक्स्ट हमारा क्लास है राष्ट्रीय एकता, जो कि हम करेंगे कल। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।